नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो यदि आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या कवर किया है, हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कवर किया है। समझ में आया? ठीक है, हमने क्या कवर किया है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कवर किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो एक्चुअली में दो तरीके का होता है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। आज हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या आज हमने पढ़ना है इसमें फाइनाइट पोटेंशियल वेल में, मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ेंगे हम। फिर इसमें बाउंड स्टेट क्या होती है, अनबाउंड या जिसको हम स्कैटरिंग स्टेट बोलते हैं वो क्या होती है। फिर हम इन दोनों स्टेट का क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल व्यू देखेंगे, ठीक है ना। तो जो अनबाउंड स्टेट होती है वो हमारे लिए इतना रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ हमारे लिए बाउंड स्टेट का सॉल्यूशन मैटर करता है, क्योंकि बिकॉज इट गिव्स एनर्जी इन डिस्क्रीट फॉर्म। समझ में आया? फिर डिफरेंट रीजन में क्या स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी, रीजन फर्स्ट क्या होता है, रीजन सेकंड क्या होता है, रीजन थर्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास पोटेंशियल होगा तो डिफरेंट रीजन्स में हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। टोटल सॉल्यूशन हम देखेंगे इस फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए। फिर बाउंड्री कंडीशंस में आपको अप्लाई करेंगे जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन हमारा होगा हम उसको दो भागों में बांटेंगे। एक इवन पैरिटी वेव फंक्शन होगा, उसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। फिर ट्रांसडेंसल इक्वेशन क्या होती है वो करेंगे। फिर हम ओड पैरिटी वेव फंक्शन करेंगे। तो ओड पैरिटी वेव फंक्शन में भी हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और अपनी ट्रांसडेंसल इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, जो इक्वेशन हमें मिलेगी, ठीक है ना, ट्रांसडेंसल इक्वेशंस, उसकी मदद से हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस क्या क्या है इस फाइनाइट पोटेंशियल वेल सिस्टम के, उसको करेंगे। समझ में आया? ठीक है ना। और हाउ द ग्राफ कैन बी ड्रोन, ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि हम अपना एनर्जी लेवल्स निकाल सके, और जो कंक्लूजन होगा फ्रॉम द ग्राफिकल सॉल्यूशन वी विल सी इट, ठीक है ना। तो ये आज हमने सारा पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिकल जो होता है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का केस, ठीक है ना, कि जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है उसमें क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं फॉर अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो ये आज का हमारा लेक्चर है जो हमने पढ़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ा लेंदी आपको लग सकता है, तो आपसे उम्मीद करूंगा आप थोड़ा सा इसको यदि पार्ट्स में पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो देखो, ध्यान से देखो। तो जैसे मैंने बताया, हम दो तरीके का फाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है। तो इसमें देखो, जो एक्चुअली में ये क्या है, एक तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं है। यदि आप ध्यान से देखो, है ना, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल नहीं है। देखो, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, इट डजंट हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, मतलब सॉरी, हाँ, इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं है। ये केस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आप देखो ध्यान से, तो जो हमारे पास सिस्टम है ना, वो उसके पास सिर्फ वी नोड पोटेंशियल है, ठीक है ना। और उसको हम तीन रीजन में बांटते हैं, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है इट इज अबव जीरो, है ना। तो वी नोड हमारे पास क्या है, जो वी एक्स हमारे पास एक्चुअली में वी एक्स क्या है, वी नोड है, यानी ये इतना डेप्थ है। समझ में आया? किसका पोटेंशियल, फाइनाइट पोटेंशियल है। सेकेंड टाइप में क्या होता है, हमारे पास माइनस वी नोड, इट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, आप देख सकते हो। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये है, तो दो केस एक्चुअली इनमें होते हैं। फर्स्ट टाइप में भी हम टू केसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें भी हम टू केसेस पढ़ेंगे। एक केस तो होगा हमारे पास बाउंड और एक होगा अनबाउंड सॉल्यूशन। देखो, जब टोटल एनर्जी, देखो ये डैश डैश का टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज़्यादा हो या टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम हो। समझ में आया? तो इसमें भी वही केस होंगे। तो ये दो केस हमें पढ़ने हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक पार्टिकल कंसीडर करो, ठीक है ना, जो मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ। अब देखो, जिसका डेप्थ है ना, ये क्या है, फाइनाइट है, वी नोड है। समझ में आया? तो जो इसको हमने कितने रीजन में बांट दिया, तीन रीजन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और दो केसेस हमारे पास हो गए, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल कितना है, वी नोड। थर्ड रीजन में पोटेंशियल कितना है, वी नोड। जो सेकंड रीजन है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा मेरे पास, जीरो। समझ में आया? ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ, ये पॉइंट मैंने लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कुछ होगा, तो यदि मैं ऊपर की यहाँ पे ये कोई पॉइंट यहाँ पे मैं लूँ, तो एक्स पर तो कोई लेंथ होगी, और वाई एक्सिस पर कितना है, वी नोड है। समझ में आया पॉइंट? यदि आप यहाँ कहीं पॉइंट ले लोगे तो देखो ये तो जीरो होगा ना, वाई पे तो यहाँ कुछ है ही नहीं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ?
तो सेकंड रीजन में पोटेंशियल क्या है, 0। फर्स्ट और थर्ड रीजन में पोटेंशियल कितना है, वी नोड है, ठीक है ना। तो वही है, तो रीजन फर्स्ट और थर्ड में क्या है, वी नोड पोटेंशियल है, फाइनाइट पोटेंशियल है, और विद इन द सेकंड रीजन पोटेंशियल क्या है हमारे पास, 0। तो वी नोड क्या है, रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल आउटसाइड द वेल, है ना, वेल के बाहर। वेल के बाहर कहने का मतलब है फर्स्ट और थर्ड रीजन में वी नोड पोटेंशियल है और अंदर पोटेंशियल क्या है, 0। यानी अंदर पार्टिकल क्या होगा, वेल के अंदर क्या होगा, पार्टिकल फ्री पार्टिकल होगा। समझ में आया। तो हम स्क्रूडिंजर इक्वेशन हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखना है आपको। अब देखो 2 केस हमारे पास होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो एक केस तो हमारे पास होगा बाउंड स्टेट्स, क्या होगा, बाउंड स्टेट्स। तो बाउंड स्टेट में क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना हमारे पास, वो वी नोड से कम होगी। देखो ये वाला केस होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, बाउंड स्टेट है। तो जो एनर्जी है पोटेंशियल से क्या है, कम है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास, 0 से ज़्यादा है, लेकिन पोटेंशियल से क्या है, कम। तो ये बाउंड स्टेट कैसे होता है, क्यों होता है, वो हमने डिस्कस करना है। तो देखो ध्यान से देखो, बाउंड स्टेट का केस देखो। तो बाउंड स्टेट में क्या है, एनर्जी पोटेंशियल से कम है। मैंने आपको बाउंड और अनबाउंड के बारे में अपने यदि प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया। तो देखो यदि मैं इस स्टेट को कंसिडर करूँ तो क्लासिकली यदि मैं देखो क्लासिकली जब एनर्जी वी नोड से कम है, पोटेंशियल से कम है, पार्टिकल रिमेन्स कन्फाइंड फॉर एवर इन द रीजन सेकंड। ये सेकंड रीजन है। अब कहने का मतलब है, देखो इस रीजन की मैं बात करूं तो क्लासिकली यदि बात किया जाए, है ना, तो पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना भाई। ये केस मैंने लिया है ना, एनर्जी मेरे पास क्या है, कम है, तो मेरे पास विद इन दिस रीजन पार्टिकल हमेशा अंदर क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल से एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा, वो बैक और फोर्थ मूव करेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। इसी रीजन में ना आगे पीछे मूव करता रहेगा, और उसका मोमेंटम कितना होगा, ये। क्यों मोमेंटम इतना होगा, देखो मोमेंटम जनरली हमारे पास यही तो होता है, P = √2m, और यही हमारे पास क्या होता है, एनर्जी होता है। समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअली में टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, 0 है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, टोटल एनर्जी के। तो इसलिए हमने 2me लिखा है। समझ में आया। तो पोटेंशियल तो ये आ गया। टोटल एनर्जी जो होगी पार्टिकल की, वो 0 और वी नोड के बीच में वेरी कर सकती है। यानी जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वी नोड है, इतना हो सकता है उसके अंदर। समझ में आया। तो क्लासिकली जो है, अब देखो वी नोड का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, मतलब इट इज अंडर सम इन्फ्लुएंस। यदि टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम है तो इसका मतलब हो गया कि जो पोटेंशियल है यानी पार्टिकल है, इट इज अंडर सम इन्फ्लुएंस। समझ में आया, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स। तो वो फॉर एवर यहीं कन्फाइंड रहेगा इसी रीजन में। ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है। समझ में आया। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से कहता है कि जो बाउंड पार्टिकल होगा, ठीक है ना, उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। तो बाउंड, ये जो क्वांटम यहाँ पे क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे। अभी देखो ध्यान से, जो सेकंड रीजन है ना, तो देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी। समझ में आया। तो एनर्जी क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगी। वेव फंक्शन जो होगा वो लोकलाइज्ड होगा। क्वांटम मैकेनिक्स ही तो कहता है। देखो अंदर क्या होगा, एक पार्टिकल होगा, है ना, अब उस पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड होगा, अ वेव। समझ में आया। तो आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, अ वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, है ना, यदि है तो वो वेव क्या होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए। पार्टिकल क्या होना चाहिए, लोकलाइज्ड होना चाहिए, या हम कहें वेव पैकेट एसोसिएटेड होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। समझ में आया। तो लोकलाइज्ड होगा। दूसरा, इट डिकेज एक्सपोनेंशियली आउटसाइड द वेल। अब ध्यान से, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ध्यान से सुनना है। तो क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा, पार्टिकल हमेशा कन्फाइंड रहेगा सेकंड रीजन में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि जो पार्टिकल होगा ना, ठीक है ना, अंदर वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसका क्वांटम मैकेनिक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वेव फंक्शन जो है ना बाउंड्रीज पर एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये पार्टिकल हो गया, अब देखो बाहर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आप देख रहे हो, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आप देख रहे हो ना। समझ में आया, ठीक है। अब गौर से देखना है आपको। यदि आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था रिजिड बॉक्स का केस, यानी जब पोटेंशियल हमारे पास इनफाइनाइट होता है, तो देखो इनफाइनाइट के केस में देखो वेव फंक्शन क्या है, इट गेट्स टर्मिनेटेड एट द बाउंड्री। बाउंड्री पे टर्मिनेट हो गया तो पार्टिकल कन्फाइंड है टोटली। समझ में आया। इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। पोटेंशियल क्योंकि क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होगा, फाइनाइट हो गया। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है बेशक फाइनाइट पोटेंशियल हो, लेकिन है तो उसके अंदर इन्फ्लुएंस में, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल से भी कम है। तो इस केस में ना जो पार्टिकल होगा अंदर ही रहेगा। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है, क्या रहेगा, अंदर रहेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है इट माइट बी फाउंड इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। वो फर्स्ट और थर्ड रीजन में भी मिल सकता है, वो यहां कन्फाइंड नहीं रहेगा। समझ में आया। ऐसा नहीं कि वो यही कन्फाइंड रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है वो इन रीजन्स में भी मिल सकता है।
समझ में आया? आप ध्यान से देखो, ये जो वेव फंक्शन है ना, देयर इज अ वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ना, तो मींस देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दीज रीजन्स, है ना? समझ में आया? तो ये क्या क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, द वेव फंक्शन एक्सटेंड्स इनटू द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। भाई क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में पार्टिकल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है इट माइट बी फाइंड देयर, है ना, देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन दिस रीजन, तो इसलिए इनको क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कहा जाता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल कैन बी फाउंड हियर। समझ में आया? ठीक है, तो ये था। तो वेव फंक्शन मस्ट बी लोकलाइज्ड होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब वो डिके करेगा एक्सपोनेंशियली। अब देखो लोकलाइज्ड जो वेव फंक्शन होता है ना, वो बेसिकली आपको यदि ध्यान हो वेव पैकेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना? समझ में आया? तो इट डिक्रीज करना चाहिए। यदि हमेशा पार्ट ऐसे ही वेव ऐसे ही रहा, ओसिलेटरी रहा, तो ये कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा। यदि ऐसे है ना, तो ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये आउटसाइड द वेल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेव फंक्शन बाहर जा रहा है पोटेंशियल के, समझ में आया? पोटेंशियल वेल के, यानी पार्टिकल वहां मिल सकता है। ठीक है, तो देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी फॉर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल टू पेनिट्रेट द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। समझ में आया? ठीक है, माइनस L/2 कहने का मतलब है ये रीजन, और ग्रेटर देन L/2 कहने का मतलब है ये रीजन। समझ में आया? ठीक है ना? इवन इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल, यानी जो इन्फ्लुएंस है उससे कम एनर्जी भी है तब भी। ठीक है ना भाई? कोई कहे कि भाई टोटल एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से, तो भाई समझ में भी आता है ना? अंडर इट विच जिस इन्फ्लुएंस के वो अंडर है उससे ज़्यादा उसकी एनर्जी है, तो पेनिट्रेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो समझ में आता है। लेकिन एनर्जी नहीं है, समझ में आया? ठीक है ना, तब भी वो पेनिट्रेट कर रहा है, तो क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल बाहर मिलेगा, क्लासिकली पार्टिकल बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होती है बाउंड स्टेट, ये आज हमने पढ़ना है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है ना? एक होता है अनबाउंड, क्या होता है? अनबाउंड या स्कैटरिंग स्टेट, जब टोटल एनर्जी हमारे पास V नोट या इक्वल होती है पोटेंशियल से। तो क्लासिकल व्यू क्या है भाई? जब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है पोटेंशियल से, है ना? पोटेंशियल कहने का मतलब देखो एक पार्टिकल है ना, इफ इट इज अंडर सम इन्फ्लुएंस, सम फोर्स इज एग्जिस्टिंग ऑन इट, ठीक है ना, जिसको कन्फाइंड करना चाहता है वो, मान लो फोर्स क्या है V नोट, यदि उस फोर्स से ज़्यादा इसकी एनर्जी है तो ये इसके बंधन को तोड़ के भाग जाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार क्या, पार्टिकल फ्री टू मूव इन द एंटायर रीजन। पार्टिकल क्या है? इट इज़ फ्री टू मूव इन द एंटायर रीजन। तो देखो क्लासिकल रीजन का यही तो है, आप ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास क्लासिकल रीजन हो गया। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ओसिलेटरी वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का, ये देखो ओसिलेटरी वेव फंक्शन है, और इट कैन बी फाउंड इन एंटायर रीजन। एंटायर रीजन में पार्टिकल मिलेगा। समझ में आया? जब एनर्जी लेस देन V नोट था तो पार्टिकल हमें कहाँ, सेकंड में तो मिला, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा था। ठीक है ना? लेकिन यहाँ क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है, जब भी पार्टिकल का एनर्जी बहुत ज़्यादा है V नोट से, तो कहीं भी हर रीजन में मिलेगा। समझ में आया? ये देखो ओसिलेटरी वेव फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिकेस में कहीं कुछ नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इन रीजन सेकंड इट्स काइनेटिक एनर्जीज, ये क्योंकि रीजन सेकंड में पोटेंशियल जीरो है ना भाई, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल तो सेकंड रीजन में जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी के इक्वल आ गई, है ना? और फर्स्ट और थर्ड रीजन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, V को क्या रखा, V नोट, ये आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी भी है, तो फर्स्ट रीजन में भी देखो रीजन सेकंड में भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में भी काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना, बिकॉज सम एनर्जी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, E माइनस V नोट का है। समझ में आया? तो पार्टिकल, समझ में आया मैं क्या कहा? तो पार्टिकल क्या है, मेरा मूव करेगा, इट इज फ्री टू मूव इन द एंटायर रीजन, ऐसे और ऐसे। समझ में? अब हमने क्या किया, अभी मान लो पार्टिकल इधर से मूव कर रहा है ऐसे, समझ में आया? या हम इसको दूसरी भाषा में कहेंगे, लेट अस सपोज पार्टिकल इज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, इस रीजन से पार्टिकल को क्या किया गया है, इंसिडेंट कराया गया। ठीक है ना? समझ में आया? तो ये है, अब ध्यान से देखो भाई, मान के चलो कि इफ द पार्टिकल, देखो क्लासिकल व्यू में बता रहा हूँ, इफ द पार्टिकल इज इंसिडेंट अपॉन द वेल फ्रॉम द लेफ्ट विद कांस्टेंट मोमेंटम, देखो यही तो मोमेंटम होगा, क्योंकि देखो मोमेंटम क्या होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी देखो फर्स्ट रीजन में क्या है, वो ये देखो 3 हिस्सों में तो बांटा हुआ है हमने, है ना, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन, और थर्ड रीजन में मोमेंटम कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, E माइनस के V नोट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। तो इतना मोमेंटम उसमें कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि V नोट कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एनर्जी चेंज होगा नहीं, तो इट विल स्पीड अप टू √2m। देखो फर्स्ट रीजन में तो मोमेंटम इतना है, जैसे सेकंड रीजन में आएगा तो V नोट जीरो हो गया, तो मोमेंटम कितना होगा, ये तो ये वैल्यू तो ज़्यादा है ना, तो हम कह सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं पार्टिकल जब इधर से यदि आ रहा है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 2m E माइनस के V नोट, जब वो सेकंड रीजन में आएगा तो उसका मोमेंटम कितना होगा, ये तो स्पीड अप हो गया पार्टिकल। समझ में आया? क्या हो गया, पार्टिकल स्पीड अप हो गया, फिर उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। समझ में आया?
तो ये कह रहा हूँ। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से पार्टिकल विल बी फाउंड एवरीवेयर, इट विल बी फाउंड इन बोथ थ्री इन द एंटायर रीजन। समझ में आया? कोई डाउट? तो मोमेंटम मैंने बता दिया हर रीजन में उसका क्लासिकल फिजिक्स कहता है ये होगा, ठीक है। इफ द पार्टिकल डेट कम्स फ्रॉम द लेफ्ट, ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे ऑल द पार्टिकल्स डेट कम फ्रॉम द लेफ्ट विल बी ट्रांसमिटेड, नन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है ना। क्लासिकल व्यू क्या कहता है कि यदि यहां से इस साइड से कोई पार्टिकल आ रहा है ना, अब देखो उस पार्टिकल की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल से ज्यादा है, तो उसका प्रभाव क्यों झेलेगा? नहीं उसको करेगा। तो यदि कोई यहां से ऐसा पार्टिकल आ रहा है, समझ में आया, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे पूरा जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किया आएगा 1, वो ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं जो रिफ्लेक्ट करे उसको। समझ में आया कि भाई यहाँ पे कोई उसकी एनर्जी से ज़्यादा कोई फोर्स लग जाए। देखो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ही तो मैं बता रहा हूँ, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, उसकी कुछ एनर्जी है, यदि इसकी एनर्जी से ज़्यादा यहाँ मैं कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर दूँ तो रिटर्न कर जाएगा। समझ में आया? यदि यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन कम एनर्जी का है तो ये उसको लग जाएगा। समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 0, यानी रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसमिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। तो ऑल द पार्टिकल्स डेट कम फ्रॉम द लेफ्ट विल बी ट्रांसमिटेड, नन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। दिस इज एज पर क्लासिकल थ्योरी। समझ में? लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है? क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि पार्टिकल ना ट्रांसमिशन तो होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, जो कि क्लासिकल फिजिक्स मना करता है। समझ में आया? बेशक एनर्जी वी नोड हो, कहने का मतलब जो है, यानी जो पोटेंशियल से ज्यादा बेशक एनर्जी हो, पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी कर सकता है बाउंड्री पे। ये कौन कहता है? ये क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। ये हम सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। और एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम सब निकालेंगे, ठीक है। वेव फंक्शन ऑसिलेटरी पैटर्न होगा 3 रीजन में, है ना। वो तो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली रहेगा। हर रीजन देखो वेव फंक्शन क्या रहेगा? ऑसिलेटरी रहेगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है एनर्जी क्या रहेगी? कंटिन्यूअस रहेगी, डिस्क्रीट एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है ना। बाउंड, अनलाइक बाउंड स्टेट, देखो बाउंड स्टेट में तो डिस्क्रीट एनर्जी रहती है, लेकिन अनबाउंड स्टेट में ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो बाउंड स्टेट होती है जहां पार्टिकल कन्फाइंड होते हैं वहां हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी मिलेगी, है ना। जो अनबाउंड होते हैं क्या होते हैं? अनबाउंड स्टेट होते हैं, जिनको हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं ना। स्कैटरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। जो अनबाउंड स्टेट होगी वहां पे हमेशा कंटिन्यूअस एनर्जी रहेगी। समझ में आया? ठीक है। और वो WD जनरेट होगा, जो कंटिन्यूअस एनर्जी है WG जनरेट होगा, क्योंकि पार्टिकल ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है। जो वेव वेक्टर होगा कि उसकी 2 वैल्यू आएगी, और दो वेव की वैल्यू के लिए एक ही एनर्जी आएगी। समझ में आया? यही तो होती है हमारे पास। तो 2 वेव वेक्टर के लिए एक एनर्जी आएगी, इसलिए WD जनरेट होगा कंटिन्यूअस स्टेट। समझ में आया? 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे हमें कोरस्पॉन्डिंग टू वेव्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। समझ में आया? जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा अनबाउंड स्टेट का, वो V नोड टू इनफाइनाइट होगा कंटिन्यूअसली। तो अनबाउंड स्टेट क्या होगी? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बाउंड स्टेट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हो ये क्या है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से। देखो यहाँ पे ये कब है? जब एनर्जी जो होगी पोटेंशियल से कम। देखो ये क्या है? कंटिन्यूअस है यहाँ पे, है ना। समझ में आया? कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल से, गैप बहुत कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रीट एनर्जी कब होगी? कितनी हो सकती है भाई? 0 टू V नोड तक जा सकता है ना। और यहाँ देखो V नोड से कितना जाएगा? इनफाइनाइट तक एनर्जी हो सकती है। समझ में? V नोड टू इनफाइनाइट इतना एनर्जी हो सकता है, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सिर्फ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन है। हम अनबाउंड या स्कैटरिंग स्टेट नहीं पढ़ेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है ना। और केसेस में मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात? कोई आपका डाउट हो तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हमने क्या डिस्कस करना है? बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। देखो तो बाउंड स्टेट में जैसे हमने बताया पार्टिकल कन्फाइंड होगा रीजन में, है ना, उसका जो एनर्जी होगा V नोड से कम होगा। तो क्वांटम मैकेनिकली हमने डिस्कस करना है। देखो तो जो टाइम इंडिपेंडेंट डिस्क्रोडिंगर इक्वेशन होती है, ये होती है, हम जानते हैं पहली बात ही, ठीक है ना। पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है डिफरेंट रीजन में, इनसाइड और आउटसाइड। समझ में आया? यहाँ क्या है? V नोड है, यहाँ क्या है? V नोड है, और यहाँ क्या है? पोटेंशियल अंदर 0 है। समझ में आया? हमने सिर्फ बाउंड स्टेट डिस्कस करना है। तो यदि मैं हर एक रीजन का डिस्कशन करेंगे। पहला रीजन, समझ में आया? तो मैं यदि पहले रीजन की बात करूँ, यानी आउटसाइड द वेल लेफ्ट रीजन, यानी इसकी मैं बात करूँ, तो देखो पोटेंशियल कितना है? V नोड। तो देखो यहाँ V नोड रख दिया, एनर्जी E5। समझ में आई बात? ठीक है। इसको हम अरेंज कर सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। d5/dx² है ना। ये यदि मैं उधर लेकर जाऊंगा इन दोनों को, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ -h²/2 समझ में E माइनस के V नोड 5, ये उधर चला गया, है ना। समझ में आया? अब देखो ध्यान से,
देखो 2m ऊपर चला गया और h का t² नीचे आ गया। देखो माइनस है ना, तो मैं इसको ना v नोट माइनस के e लिख लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास। और इसको मैं क्या, देखो ये तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि v नोट तो ज़्यादा है हमारे पास, तो ये मेरे पास क्या हो गया k² 5। तो देखो एक कैपिटल के ध्यान रखना है, क्या है कैपिटल के, तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? तो आपको यदि ध्यान हो तो हम देखो इस तरीके के सॉल्यूशंस को कैसे सोल्व करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। देखो ये आ गया है ना, तो जिसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो देखो मैं इसको यदि मैं m² है ना, समझ में आया, मैं क्या, देखो मैं इसको इधर लिया हूँ माइनस के k² 5 = 0, ये मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। तो देखो m का वैल्यू बेसिकली m² = k² है, तो m का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, प्लस माइनस के k आ गया। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा 5 वो क्या होगा, a कांस्टेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल है ना, समझ में आया। m का वैल्यू रखेंगे, एक पॉजिटिव है और एक m का वैल्यू नेगेटिव है, समझ में आया। तो ये सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल फिजिक्स में आप जानते हो कि इस तरीके को, इन चीज़ों को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, टोटल सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट रीजन में, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रीजन आ गया, समझ में आया। अभी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ध्यान से बताऊं, इसको ना हम देखो, ये तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, हम इसको किस में लिख सकते हैं, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ना कन्फाइंड हो ना पार्टिकल, जब भी कन्फाइंड हो तो कोशिश करना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखो, समझ में आया, यानी कोस साइन के फॉर्म में लिखो। और जब भी बाहर हो, मतलब बॉक्स के बाहर हो, पोटेंशियल के बाहर हो, समझ में आया, वेल के बाहर हो, स्टेप के बाहर हो, बैरियर के बाहर हो, तो कोशिश करना हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, क्योंकि कुछ नहीं है, बस इससे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आसान हो जाता है। ठीक है ना, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रीजन में। अब देखो, जब फर्स्ट रीजन जो हमारे पास ये है, ध्यान से यदि आप देखो तो देखो ये हो गया, तो ये तो मेरे पास हमने अभी निकाला फर्स्ट रीजन में। लेकिन जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा ना, समझ में, यानी यहाँ इधर माइनस इन्फिनिटी जब होगा, तो ये वाली जब यहाँ मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो e की पावर इनफाइनाइट, तो ये टर्म पूरी इनफाइनाइट आ गई एक तरीके से, है ना। तो ये चाहे कुछ भी हो, ये कुछ ना कुछ आएगी, ये तो इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट है ना, तो ये तो इनफाइनाइट नहीं होगा ना, समझ में आया। तो ये टर्म क्योंकि e की पावर 2 पॉइंट समथिंग इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट आएगा, तो पूरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इनफाइनाइट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ में आया। तो ये डाइवर्ज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल डाइवर्ज कर रहा था ना, तो हम क्या करें, कांस्टेंट क्या ले लेंगे, b को 0 ले लेंगे। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको फाइनाइट करने के लिए हम कांस्टेंट b को क्या कर देंगे, 0। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा रीजन फर्स्ट में, ये आ गया है ना, लेस देन -L/2 में, तो मेरे पास ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आ गया। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना, बहुत ज़्यादा आसान है ना, समझ में। देखो a e की पावर कैपिटल K से, कैपिटल K ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अगर चलते हैं रीजन सेकंड, तो देखो रीजन सेकंड में हमारे पास अंदर वेल है, यानी पोटेंशियल क्या होगा, 0। देखो पोटेंशियल जब 0 रखेंगे, है ना, हम यहाँ पर पोटेंशियल 0 कर देंगे तो टर्म तो गायब हो जाएगी ना, समझ में, सिंपली ये आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात है, देखो ये प्लस k² 5 आया है, तो इसका यदि मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो m² प्लस के k² 5 = 0। m का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस के आयोटा k आएगा, है ना, समझ में आया। m की वैल्यू इधर जाएगी तो -k² होगा, -k² का √m लेंगे तो -i k आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से रखना, एक्सपोनेंशियल i kx, समझ में आया, प्लस b माइनस के i kx, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, जब भी पोटेंशियल मतलब पार्टिकल अंदर हो ना, वेल के अंदर हो या बैरियर के अंदर हो, समझ में आया, तो कोशिश करना आप उसको किस में लिखो, कोस या साइन की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जहाँ भी आयोटा वाला टर्म आ जाए, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा जो मैंने आपको बताया ना, जब भी वेल के अंदर हो ना, है ना, चाहे इनफाइनाइट वेल हो चाहे पोटेंशियल वेल हो, आप उसको कोशिश करो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखो, है ना, क्योंकि उससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान होती है हमारी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। धीरे धीरे मैं जब आपको आगे लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, मैं चीज़ वहाँ भी रिपीट करूंगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कहाँ कोस और साइन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यदि थर्ड रीजन की बात करें तो देखो थर्ड रीजन में जो होगा वो भी सिमिलर ही तो है सेकंड फर्स्ट रीजन के, है ना, समझ में। देखो फर्स्ट रीजन जो है हमारे पास, ये थर्ड रीजन जो है बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट रीजन के, क्योंकि इसमें भी वी नोड पोटेंशियल है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास ये आएगा। और अब की बार हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट बदल दिया f और g,
फर्क बस इतना है, ध्यान से देखो, ये कैपिटल के है, यहाँ पे क्या है स्मॉल के है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है ना, देखो यहाँ पे हमने कैपिटल के लिया है, ठीक है, और यहाँ क्या है स्मॉल के है। समझ में आई बात? तो स्मॉल के मेरे पास क्या सिंपली ये है, और कैपिटल के क्या था मेरे पास 2m v नॉट माइनस के ई अपॉन में h कट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जब हमने इस रीजन में, थर्ड रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो थर्ड रीजन में क्या लेंगे, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, तो जब x की वैल्यू ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये टर्म तो इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन हमें तो अपना वेव फंक्शन फाइनाइट चाहिए, तो f को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो ये टर्म आ गई। समझ में आया? ठीक है, तो देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है, आसानी से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो टोटल सोल्यूशन होगा टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन का, है ना, तीनों रीजन का, तो देखो फर्स्ट रीजन है ना, तो ये तो मेरे पास फर्स्ट रीजन में देखो a e की पावर kx, ये सेकंड रीजन में क्या है एक्सपोनेंशियल, याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, और ये क्या है थर्ड रीजन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट रीजन में ना x की टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करने पे फाइनाइट आएगा, है ना, यहाँ पे देखो प्लस इन्फिनिटी करने पे फाइनाइट आएगा, तो ये टर्म ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो कांस्टेंट है a c d g, ये हम बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब क्या है, जो हमारा पोटेंशियल वेल है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास पोटेंशियल वेल होगा, तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस, है ना। इफ द पार्टिकल इज कन्फाइंड इन दिस रीजन, सेकंड रीजन, सपोज पार्टिकल इज कन्फाइंड इन दिस रीजन, है ना, तो वो रेस्ट्रिक्शन आ गया ना, समझ में आया, क्या इस पार्टिकल यहाँ से यहाँ इंटर करेगा या यहाँ से यहाँ इंटर करेगा, ठीक है। तो दीज आर द बाउंड्रीज, ठीक है ना, तो हम इनका भी अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का। तो इन बाउंड्री कंडीशंस की मदद से हम इन कॉन्स्टेंट्स को निकाल सकते हैं, और उन बाउंड्री कंडीशन से हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस और पैरिटी क्या है, अब ध्यान से देखो, तो देखो बाउंड्री कंडीशन सिंपली हमें ये कहती है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है ना, वो बाउंड्री पर कंटिन्यूस होना चाहिए। वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आए बात? ठीक है, देखो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन, यानी वेव फंक्शन जो है ना 5 फर्स्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 5 सेकंड के एट द बाउंड्रीज। देखो यानी 5 फर्स्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 5 सेकंड के, व्हेन वी विल पुट x इज इक्वल टू -l/2 एंड वी विल पुट x इज इक्वल टू -l/2। समझ में आया? तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वेव फंक्शन की, यहाँ पर भी l/2 पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब देखो दोनों में से कोई भी एक बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ में? अब ध्यान से देखना एक बात, दोनों से सेम आंसर कब आएगा, अब ध्यान से देखना, देखो फाई क्या है, कंटिन्यूस है। अच्छा अब मैं d5/dx से भी लगाऊं तो ये भी कंटिन्यूस आना चाहिए। कहने का मतलब जो है, मैंने जब आपको एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बताया था, देखो फाई भी कंटिन्यूस होना चाहिए और d5/dx भी कंटिन्यूस होना चाहिए एट द बाउंड्रीज, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास पोटेंशियल है ना -l/2 और l/2 इन्हीं के बीच में तो है, तो ये क्या सिमेट्रिक पोटेंशियल है ना एक तरीके से, तो सिमेट्रिक है, तो दोनों में से कोई सी भी बाउंड्री कंडीशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो चाहे तो आप ये डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस होना चाहिए, -l/2 पे माइनस, है ना, और या +l/2 पे। ध्यान से देखो, तो आप जब बाउंड्री कंडीशन लगाओगे ना, चाहे तो आप ये वाली लगाओ या चाहे आप ये वाली लगाओ। समझ में आया? ये दो बाउंड्री कंडीशन है ना, एक ये है एक ये है, कोई सी भी लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा बिकॉज द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक। लेकिन ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट बात, यदि पोटेंशियल मेरा ऐसा 0 से लेके L तक हो, तो उस केस में ना दोनों बाउंड्रीज अलग अलग हैं, तो दोनों बाउंड्री कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, 0 वाली भी और L वाली भी। यहाँ तो हम कोई सी भी लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, -l/2 वाली लगा लो या l/2 वाली लगा लो। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो सिमेट्रिक है, तो वेव फंक्शन जो होगा उसकी कुछ डेफिनेट पैरिटी होगी, चाहे तो वो इवन होगा चाहे वो ओड होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया था, यदि आपने लेक्चर को अटेंड किया हो, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन हमारे पास इवन भी हो सकता है, ओड पैरिटी भी हो सकता है, बिकॉज द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक। अब देखो हम पहले डिस्कस करेंगे किसके लिए, इवन पैरिटी वेव फंक्शन के लिए, ठीक है। तो जब इवन पैरिटी वेव फंक्शन होगा, तो इवन पैरिटी वेव फंक्शन की कंडीशन यही तो है, -x यदि हम रखेंगे तो हमें 5x ही मिलना चाहिए, है ना। जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू मान लो कि x² है, यदि मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी ले लूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा, x² ही आएगा, यानी -x लेने पर फिर भी मेरे पास 5x ही आएगा। समझ में आया? तो जब इवन पैरिटी की मैं बात करूंगा तो यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जब मैं इवन पैरिटी ले रहा हूँ तो ये देखो, ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, ठीक है ना। देखो ये तो है x जब नेगेटिव हो, है ना, और x जब पॉजिटिव हो। समझ में आया? x इज l/, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, तो दोनों इक्वल कहने का मतलब है इनके कॉन्स्टेंट्स इक्वल होने चाहिए, a = g। आप देखो करके देख सकते हो, लेट अस सी। देखो 5 - x इज इक्वल टू 5x, यही तो हमें क्या शो करता है, इवन पैरिटी। अच्छा मान लो मेरे पास 5x जो है ना क्या है, मेरे पास
ए की पावर के एक्स है, ये है ना। अब देखना ध्यान से देखो, तो मैं जब इसमें माइनस एक्स लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, फिर माइनस के यहाँ के एक्स लगाना पड़ेगा, फिर इक्वल टू लिखूंगा। समझ में आई बात? अच्छा, फिर ये 5x क्या है मेरे पास, ये है, ये मैं ये लिख दिया, ठीक है। अब की बार 5x मैंने दूसरा वाला ले लिया, ये क्या है, जी ई माइनस के एक्स, ठीक है। तो एक तो ये लिया, दूसरा देखो ये कंडीशन इस पर भी लगाओ। तो जब मैं यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा जी लिखूंगा ई, जब माइनस एक्स लिखूंगा यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो के एक्स प्लस हो गया। समझ में आया? कोई डाउट है? अब ये 5x लिखूंगा, 5x मैंने यही मान रखा था, तो जी की पावर ई माइनस के एक्स आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। अब यदि आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करो, देखो आप क्या करो ना, देखो ये मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ये इधर लिख लेता हूँ, ये इधर, कहने का मतलब है ये ऐसे कर दिया मैंने ना। समझ में? LHS RHS कैसे कर लो, जब आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करोगे ना, ये देखो डिवाइड कर दिया तो कट जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू जी मिलेगा। समझ में आया? तो दोनों टर्म इक्वल, कहने का मतलब कॉन्स्टेंट्स इक्वल है इनके। समझ में आ गई बात? पहली तो बात है। दूसरा, जब हम इवन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो साइन का कोई काम नहीं है, साइनोड फंक्शन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली हमने ऐसे लगाई है, ठीक है ना। अब देखो, तो जब इवन पैरिटी सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना, तो g इज इक्वल टू ए होना चाहिए जैसे मैंने बताया, और d क्या होना चाहिए, जीरो। d कहने का मतलब है देखो ये टर्म क्या होनी चाहिए, जीरो, है ना, ताकि साइन की टर्म ना आए, क्योंकि साइन क्या होता है, ओड। तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है ना, तो मेरे पास बचेगा ये a की पावर ई के एक्स, है ना, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। तो ये क्या है, इवन पैरिटी वेव फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल क्या है, √2m वी नोड माइनस सी अपॉन एच कट और 2m ई अपॉन में एच कट। समझ में? बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे किसमें, इवन पैरिटी वेव फंक्शन में। तो देखो ध्यान से, तो x इज इक्वल टू l/2 ही लिया मैंने, x l/2 पे ही लगाएंगे। तो देखो मेरे पास यही तो था, यदि आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन, तो ये माइनस l/2, ये l/2, तो यानी सेकंड वेव फंक्शन थर्ड के इक्वल होना चाहिए। देखो सेकंड वेव फंक्शन थर्ड के इक्वल होना चाहिए l/2 पे, तो देखो सेकंड वेव फंक्शन थर्ड के इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ l/2 रखो, तो देखो c cos x l/2 आ गया, यहाँ l/2 रखेंगे, ये आ गया। समझ में आया? ठीक है। अब डेरिवेटिव वाली टर्म ले लेते हैं, तो देखो पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर l/2 रखना पड़ेगा। तो सेकंड वाला यही तो है, तो उसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो c, है ना, कोस का कितना होता है, स्मॉल क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि कोस का माइनस होता है डेरिवेटिव, इक्वल टू। अब इसका डेरिवेटिव करो, सेकंड थर्ड के इक्वल होगा ना, क्योंकि हमने इन दोनों के तो ये वाला ही तो बाउंड्री कंडीशन लगाई है। तो देखो माइनस, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के आगे आ जाएगा, तो माइनस के ए कैपिटल के, समझ में आया, ये आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आई। अब ध्यान से देखो, ये आ गया, ठीक है ना, समझ में। अब मैंने डेरिवेटिव करने के बाद l/2 रखा है, तो यहाँ पे जब l/2 रख देंगे ना तो ये हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो, अब इनको क्या करना है, कंटिन्यूस वाली जो कंटिन्यूस डेरिवेटिव है उसको डिवाइड करना है वेव फंक्शन से। तो डिवाइडिंग द डेरिवेटिव इक्वेशन बाय द वेव फंक्शन इक्वेशन, तो जो डेरिवेटिव वाली है इसको डिवाइड करो। तो देखो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये डिनोमिनेटर में लिखा, इसके ये आ गया। समझ में आया? तो देखो c से c कटेगा, स्मॉल के साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan, है ना, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कट गया, a से a कट गया, आ गया कैपिटल के। यही होती है हमारे पास ट्रांसडेंशल इक्वेशन। समझ में आया? तो किसके लिए आई है, इवन फंक्शन के लिए आई है। तो ये इवन फंक्शन के लिए ध्यान रखना, हमारे पास क्या है, ट्रांसडेंशल इक्वेशन है। तो स्मॉल के, ये एग्जाम में 4 ऑप्शन देकर डायरेक्ट पूछ लेता है इसको, तो ये आएगा 10, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, स्मॉल के l/2 इज इक्वल टू कैपिटल के। कैपिटल के हमने बाहर वाले रीजन के लिए रखा है, आप ऐसे याद रख सकते हो, बाहर वाला रीजन बड़ा है तो कैपिटल के, है ना, स्मॉल रीजन है तो स्मॉल के, ऐसे याद रख सकते हो। l/2 क्या है, हाफ ऑफ द विड्थ है। समझ में आया? ठीक है ना। कोई डाउट है? यदि मान लो मैं ऐसे लिखता, ध्यान से देखो, यदि मैं माइनस l/2 से l/2 लिया तो यहाँ l/2 है। यदि मैं माइनस l से l तक लिखता तो टोटल लेंथ तो 2l है ना, उसका हाफ है यहाँ, जैसे टोटल लेंथ यहाँ l है तो उसका हाफ है यहाँ, तो यहाँ पे मेरे पास l लिखना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। तो काफी बुक्स में -l to l लिया है, -a से a भी लेते हैं, तो डिपेंड करता है आप डिनोटेशन कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसडेंशल इक्वेशन है। तो ये जो अब हम जानते हैं, जो देखो के और स्मॉल के और कैपिटल के तो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव क्यों होंगे, आप ध्यान से देखो, ये तो है हमारे पास, है ना, तो ये तो पॉजिटिव आएंगे, वी नोट ज्यादा है ई से, है ना, तो ये तो सिंपल सी बात है, तो पॉजिटिव टर्म्स होंगे हमारे पास। तो ये पॉजिटिव कहने का हम देखो, तो 10 है ना मेरे पास, ठीक है ना, जो 10 की वैल्यू है वो 10 एक्चुअली में है, यही तो है 10, यही तो है। तो ये पॉजिटिव आ रहे हैं, 10 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, यदि आपको ध्यान हो, याद रखने का तरीका क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
तो ऑल पॉजिटिव यानी सारे पॉजिटिव होंगे, और T4 10 पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, समझ में आया, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही कौन पॉजिटिव होगा, 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो देखो 10 की KL/2 क्या क्या हो सकता है, देखो 2n π/2 से लेके इनके बीच में आना चाहिए। आप देखो करके देख सकते हो, देखो जैसे 0 रखोगे यहाँ तो 0 रखोगे तो 0 आएगा, है ना, ये क्या है KL/2, ये स्मॉल एल से स्मॉल के है। ठीक है, अब यहाँ जब 0 रखोगे तो क्या आएगा π/2, देखो 0 और π/2 की तो बात हुई है, तो 0 ये होता है, π/2 ये होता है, पाई ये होता है, 3 π/2 ये होता है, यहाँ फिर 2 पाई हो गया, समझ में आया, कोमा ये कितना हो जाएगा 5 π/2 होगा। ऐसे ही हम रिपीट करते रहे तो देखो 0 और π/2 के बीच की बात है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। यदि मैं 1 पुट करूंगा तो जब यहाँ 1 पुट करूंगा तो 2 से 2 कटेगा, पाई आएगा। यहाँ 1 पुट करूंगा जब मैं, तब ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा 3 π/2, यानी पाई और 3 π/2 के बीच में नहीं आएगा नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड रीजन में ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, आप वैल्यू रखते रहोगे तो ये था हमारे पास ट्रांसडेंशल इक्वेशन, किसके लिए, इवन फंक्शन के लिए। अब हम ऐसे ही ट्रांसडेंशल इक्वेशन सोल्व करेंगे ओड वेव फंक्शन के लिए। अब जब दोनों की इक्वेशन आ जाएंगी, ये दोनों की इक्वेशन ही हमें क्या देंगी, एनर्जी देंगी, समझ में आया। ठीक है, तो ओड वेव फंक्शन के लिए सिंपल केस है, देखो ओड वेव फंक्शन कब होगा, ये केस होगा। तो जो फॉलोइंग कंडीशंस होगी, तो देखो हमारे पास एक्चुअली में, मैं फिर से लिख देता हूँ, हमारे पास एक्चुअली में था क्या, देखो A X, ये देखो फर्स्ट रीजन में था। ठीक है ना, तो C cos स्मॉल kx प्लस ये हमारे पास B था, क्या था B। ठीक है ना, लेट अस अज्यूम वेदर इट इज B, क्या था हमारे पास, टोटल वेव फंक्शन क्या था। ठीक है, ये एक्चुअली में ना, ठीक है ना, तो D है यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे मैंने B लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, देखो इसको ना D कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, D साइन स्मॉल kx, और ये मेरे पास क्या था, हमारे पास G है ना, और ये माइनस के, ये सेकंड रीजन थी, ये थर्ड रीजन था, ये था हमारे पास टोटल वेव फंक्शन। तो देखो सिमेट्रिक केस में तो A और G इक्वल आ गए थे, एंटी सिमेट्रिक केस में ना ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, समझ में आया, तो G इज इक्वल टू माइनस से आएगा। ठीक है, तो देखो A e⁻kx ये सिंपली मैंने रखा, और G को यहाँ मैंने क्या कर दिया, -a कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन L/2 पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, समझ में। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कैसे करते हैं, सिमेट्रिक केस में इक्वल होता है, एंटी सिमेट्रिक केस में माइनस आ जाएगा। सेकंड रीजन में कोस टर्म नहीं लेंगे क्योंकि ये इवन होती है। हम जब ओड की बात कर रहे हैं, तो देखो ओड की बात कर रहे हैं तो ये 0 होना चाहिए, यानी C 0 होगा, तो C क्या हो गया 0, तो हमारे पास क्या बचा, ओड टर्म बची, देखो ओड टर्म आ गई, तो ये D sin kx है, समझ में आया। ठीक है ना, तो ये राइटिंग मिस्टेक है, हल्का सा, D नहीं है, वो B नहीं है, D है। अब बाउंड्री कंडीशन यदि हम बात करें तो वही है, बाउंड्री कंडीशन मैंने L/2 पे ही लगाई है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया थर्ड। अब देखो फर्स्ट वेव सेकंड वेव फंक्शन क्या है, यही है। ठीक है, तो देखो साइन L/2 रखा, और ये थर्ड, ये मैंने L/2 रख दिया, वैल्यू रखी है सिंपली। अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है, इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड का और थर्ड का, फिर L/2 की वैल्यू रखेंगे। तो देखो जब हम डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, ध्यान से देखो कर लेना। साइन का देखो क्या होता है, कोस, है ना, k की वैल्यू बाहर आ जाएगी, सिंपली ये आ गया। ठीक है, अब देखो डिवाइड करना है डेरिवेटिव टर्म को, किससे, वेव फंक्शन वाली टर्म से। तो जब डेराइव करेंगे, देखो इसको ऊपर रखेंगे कोस, ये साइन, देखो स्मॉल के तो ये रहा, D से D कटेगा, कोस अपॉन साइन क्या देगा, कोट, है ना, A से A कटेगा, इससे ये कटेगा, ये आएगा माइनस के k, समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, तो हमने ये भी ऊपर क्या दिया, दो ट्रांसडेंशल इक्वेशन सोल्व किए हमने, एक तो ये, ठीक है ना। चलो हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम अपनी जो हमने ट्रांसडेंशल इक्वेशन ओड वेव फंक्शन के लिए इस्तेमाल की है, और जो निकल कर आई है वो सिंपली ये होगी। ठीक है, तो क्या ट्रांसडेंशल इक्वेशन है ओड पैरिटी के लिए, स्मॉल के कैपिटल के पॉजिटिव ही है, तो हम जानते हैं, देखो वही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखो यहाँ 10 पॉजिटिव, 10 को उल्टा क्या था, कोट, तो यहाँ कोट भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही हमारे पास। ठीक है ना, तो देखो ये थोड़ा ना यहाँ पे मिस्टेक है, ये फर्स्ट और थर्ड ही आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो कोट का वैल्यू, एक मिनट, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, है ना, लेट मी करेक्ट इट, माइनर सी मिस्टेक है, ध्यान से देखना। देखो तो मेरे पास ये क्या है, कोट स्मॉल के
L/2 माइनस कैपिटल के और स्मॉल के। देखो अभी मैंने क्या बताया, ये तो रेशियो पॉजिटिव होगा, है ना, ये रेशियो क्या है, पॉजिटिव होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कोट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कोट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। वो तो मैंने पहले ठीक बताया था आपको कि फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगी, लेकिन ये माइनस भी है ना, माइनस ध्यान नहीं रहा, समझ में आया। तो माइनस क्या है, माइनस टर्म है, तो यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। अब देखो यानी KL/2 जो आर्ग्यूमेंट है, जो है थीटा, ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये आना चाहिए। अब ये देखो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो आप इसमें ना यहाँ +1 करना है, यहाँ +1 करना है, सिंपली हमारे पास आ जाएगा। देखो ये +1 हो गया, यहाँ +1 हो गया, ठीक है। जब n की वैल्यू आप 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो π/2 ही तो आएगा, तो π/2 आ गया, समझ में आया, ठीक है। यहाँ 0 रखो तो 2π आ गया, π आ गया। तो इसका मतलब देखो क्या है, ये π/2 होता है, ये π होता है, ये इसी के तो बीच में है, π/2 से ज़्यादा π से कम, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, समझ में आया। यानी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि आपको ना स्मॉल के और कैपिटल के में कंफ्यूजन हो तो आप एक को के लिख सकते हैं, आप एक दूसरे वाले को क्यों, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मैं जनरली क्या करता है, ऐसे ध्यान रखता हूँ कि बड़ा रीजन के लिए कैपिटल के, छोटे रीजन के लिए स्मॉल के, ठीक है ना। वो आप लिख पा रहे हो आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारे पास। अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि देखो जो ट्रांसडेंशियल इक्वेशन है ना, इनको हम सिर्फ ग्राफिकली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, ग्राफ, साइन, कोस, टेन, कोट, इनके हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन इनके आसान होते हैं करने। तो देखो जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, ओड पैरिटी का हो या इवन पैरिटी सॉल्यूशन का, हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय सॉल्विंग ट्रांसडेंशियल इक्वेशन। तो देखो इवन पैरिटी के लिए तो ट्रांसडेंशियल इक्वेशन यही है, और ओड पैरिटी के लिए ट्रांसडेंशियल इक्वेशन यही है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को हम थोड़ा सा ना बेटर वे में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, बेटर वे में लिखने की कोशिश। देखो KL/2 है ना, तो यदि यहाँ कोई एक वैल्यू और थीटा हो तो कितना आसान है, KL/2 ना लिखना पड़े, ठीक है ना। तो एक तो हमने ईटा मान लिया और एक क्या मान लिया, जाई, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, तो ये KL/2 है ना, इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल के, L/2 को क्या मान लिया है, ये क्या है, जाई है, और दूसरे वाले को हम कैपिटल KL/2 ले लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ईटा। तो ध्यान से देखो, मेरे पास जो पहली वाली इक्वेशन थी ना, ये K10 स्मॉल के L/2 कैपिटल के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10, इसको मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ईटा, समझ में आई बात, सॉरी जाई लिखा, ये स्मॉल वाला। अब ध्यान से देखो, अब इनमें यदि दोनों साइड L/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या करूंगा, इसको मैं जीटा लिख सकता हूँ, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, और ये मेरे पास जाई आ गया, स्मॉल के था ना, ठीक है। तो देखो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ट्रांसडेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, जेड से काफी लोग क्या करते हैं, कैपिटल X कैपिटल Y से लिखते हैं, समझ में। तो आपके पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, कैपिटल X से लिखोगे तो आपके पास सिंपली वही आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, कैपिटल X कैपिटल Y से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे स्मॉल के जो है वो ये है, कैपिटल K² क्या है, ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो यदि हम इनको स्क्वायर करके जोड़ दें, स्क्वायर करके जोड़ दिया, देखो सिंपली ये किया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये देखो इंपॉर्टेंट है, दोनों ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस, इन दोनों की मदद से हम क्या सोल्व करेंगे, एनर्जी लेवल सोल्व करेंगे। देखो स्मॉल के का केस देखो, L² 4, देखो L² 4, K² की वैल्यू ये लिख ली है ना, L² देखो L² 4 आ गया, कैपिटल K² की वैल्यू सिंपली यहाँ लिख ली। देखो 2me/4h का T², देखो 2me माइनस e है ना, तो कट जाएगा, सिर्फ V नोड वैल्यू बचेगी, तो देखो सिंपली ये बचेगा, है ना, 2 से 2 काट देंगे तो ये आएगा मेरे पास। इसी को हम क्या बोलते हैं, R। एक तरीके से ये क्या आगे, 2 पैरामीटर आ गए मेरे पास, इन दोनों पैरामीटर का यदि स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो मेरे पास एक तीसरा पैरामीटर बन गया R²। ये एक्चुअली में क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहती है, देखो यदि x² + y² इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, R² है। तो कहने का मतलब है ओरिजिन तो सेंटर पे हो गया, और ये मेरे पास यदि y है, ये x है, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो मेरे पास ये आ गया। तो एक्चुअली में हमारे पास इवन और ओड को सोल्व करने के बाद 3 इक्वेशन बन गई। एक तो ट्रांसडेंशियल इक्वेशन ये है, एक ये है, दूसरी ये है, और इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच का रिलेशन मेरे पास ये है, ठीक है ना, समझ में आई। आर क्या, रेडियस, इसको स्ट्रेंथ पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ पैरामीटर। क्यों ऐसा बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। तो ये कांस्टेंट है जो किस पर निर्भर कर रहा है, वेल की डेप्थ क्या है, देखो वी नोड, क्योंकि और चीजें तो कांस्टेंट है, और उसकी विड्थ क्या है, लेंथ, समझ में आया। तो कांस्टेंट पैरामीटर है,
ये एनर्जी डिटरमाइन करने में काफ़ी यूजफुल होता है, तो ये ध्यान रखना। इसको स्ट्रेंथ पैरामीटर बोलते हैं और ये किस पर डिपेंड करता है, विड्थ पर। वो डेप्थ, पोटेंशियल की डेप्थ कितनी है, यानी पोटेंशियल कितना है, फाइनाइट पोटेंशियल है कितना है, विड्थ कितनी है, ठीक है ना। तो दिस प्रोवाइड्स अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट बिटवीन एन एंड, ये एन नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है ईटा और ये क्या है जाई, ठीक है ना, ईटा और जाई। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये कांस्टेंट प्रोवाइड करती है, ज्योमेट्रिक कांस्टेंट बिटवीन, यानी जो ईटा और जाई है ना, ये दोनों को ये रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आ गया या नहीं आ गया, समझ में आया। ऐसा नहीं कि आंख मीच का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उनका जो इक्वेशन है ना, ये ज्योमेट्रिक कांस्टेंट प्रोवाइड करती है ईटा और जीटा पर। समझ में आई बात, ठीक है। तो और ईटा और जीटा ही हमें सोल्व करके क्या बताएंगे, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ये ही हमें क्या देंगे, एनर्जी वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो ईच पेयर है ना, इसको हम एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे, ईटा को वो जाई को हम एक्स पर प्लॉट करेंगे और ईटा को वाई पर। तो ये तीनों इक्वेशन, ये इवन पैरिटी के लिए, ये ओड पैरिटी के लिए, और ये ज्योमेट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास आया है, ठीक है ना। और ये हमारे पास ईटा और जीटा ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो क्यों है, क्योंकि देखो जाई भी वो कैपिटल के स्मॉल के दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ठीक है ना। तो ये ईच पेयर कोरस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू, हर पेयर जो है ना एक स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू देगा। समझ में आई बात, कैसे देगा वो हमने देखना है। अब ध्यान से देखो, हम ग्राफ आपको बनाना सिखाएंगे। तो सोल्विंग दीज इक्वेशंस न्यूमेरिकली और ग्राफिकली यील्ड वैल्यूज ऑफ स्मॉल के, है ना। अब देखो जब हम यदि इनका ग्राफ बना दें और सोल्व कर दें तो क्या मिलेगा हमें, तो जीटा की यदि वैल्यू आती है तो जीटा एक्चुअली में होता क्या है, स्मॉल के ही तो होता है। तो स्मॉल के एक्चुअली में तो वो स्मॉल के अपॉन में एल अपॉन 2 है। तो इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, स्मॉल के की वैल्यू निकालना है। स्मॉल के की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, स्मॉल के तो हमारे पास ही होता है ना, √2m अपॉन में h कट स्क्वायर। स्मॉल के निकालने का मतलब हमने क्या निकाला है, एनर्जी निकाल दिया है। समझ में आया। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, जाई की वैल्यू निकालना होगा। तो ग्राफ का जो सोल्यूशन होगा ना, वो दो फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं, इवन पैरिटी फंक्शन। ध्यान से देखो, तो ये इवन पैरिटी फंक्शन से ही तो हम निकाल के लाए थे ट्रांसडेंसल इक्वेशन को, ये और जो कंस्ट्रेंट है इक्वेशन का ये, इन दोनों को सोल्व करेंगे और इन दोनों, ये दोनों जहां मीट करेंगे वही क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, देखो ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस। इस पर तो मैं ईटा प्लॉट कर रहा हूं, इस पर मैं जीटा प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आया। तो एक तो ये इक्वेशन मैंने प्लॉट कर दी और एक इक्वेशन ये प्लॉट कर दी। देखो टेन का जो प्लॉट होता है जनरली कुछ ऐसे आता है ना, एज्यूम करो ये आ गया है ना, ये सर्कल है, सर्कल मान लो ऐसे आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, क्योंकि ईटा और जीटा। ध्यान से देखो, तो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस पर मुझे जीटा और एन की वैल्यू मिलेगी। जीटा ही मुझे चाहिए, है ना, जीटा मुझे चाहिए, क्योंकि जीटा ही मुझे क्या देगा, एनर्जी देगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, क्या देगा, स्मॉल के की वैल्यू देगा। स्मॉल के से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है, जीटा। तो इवन सॉल्यूशन, इवन पैरिटी सॉल्यूशन के लिए एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, वो 4 ऑप्शन दे देगा और इक्वेशन देगा। तो कौन कौन सी इक्वेशन प्लॉट करनी चाहिए, तो जाई टाइम जाई इज इक्वल टू ईटा और ये सर्कल प्लॉट करना चाहिए। ये दोनों जहां मीट करेंगे वही क्या होगा, सॉल्यूशन। क्योंकि आपने जानते हो कि मान लो कोई जैसे y और x हो गया, दो इक्वेशन है, मान लो एक ही इक्वेशन होगी का ग्राफ हो गया, एक इक्वेशन होगी, तो जहां मीट करते हैं वही तो उसकी जीरो वो सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से अब देखो एक बार, तो ऐसे ये दोनों तो कहीं कहीं तो मीट करेंगे, ऐसा तो नहीं ये सारी जगह दोनों इक्वेशन मीट करेंगे। इसलिए जो एनर्जी होंगी डिस्क्रीट होंगी, फाइनाइट एनर्जीज होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम ओड पैरिटी सॉल्यूशन का बता सकते हैं, ठीक है। तो ओड पैरिटी सॉल्यूशन का जो ये ट्रांसडेंसल इक्वेशन आई थी और ये सर्कल जो है जहां ये दोनों कट करेंगे वो मुझे ओड पैरिटी सॉल्यूशन देगा। समझ में आया। तो वही मैंने आपको बताया है, द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द सर्कल, है ना, दो ईटा और जाई की वैल्यू देगा, है ना, विच कोरस्पॉन्ड्स टू एनर्जी लेवल्स। समझ में आया। और इनके इंटरसेक्शन से जैसे मैंने आपको बताया, हम जो जाई वो जाई की वैल्यू से हम स्मॉल के और ईटा की वैल्यू से हम कैपिटल के निकाल सकते हैं, है ना, और एनर्जी हम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि जीटा से हम कैपिटल के लिखते हैं ना और जाई से स्मॉल के, ठीक है ना। समझ में आई बात, ये है कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब देखो हम ग्राफ कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। तो ये हमारे पास है ग्राफ। अब गौर से आपको देखना है, देखो जो ये ब्लू में है ये तो हमारे पास इवन फंक्शन के लिए होगा, ये ओड हो गया और ये क्या हो गया, सर्कल, ठीक है। तो आपको जनरली आप जानते हो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसे बनाते हैं ना। तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसे बनता है आपको यदि पता हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना।
देखो ये मेरे पास यहाँ 0 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया π/2 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया 2π हो गया। तो देखो tan x 0 पे तो 0 होता है, लेकिन जब x की वैल्यू, ये y हो गया x हो गया, जब x की वैल्यू ना π/2 होगी यानी इनफाइनाइट, वो 90 डिग्री होगी, तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। तो कहने का मतलब है कि π/2 पर, ये मैं एसिम्प्टोटिक बना रहा हूँ, तो 0 पे तो 0 है, लेकिन जैसे ही π/2 होगा वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। समझ में आया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो π/2 पर, ठीक है ना। तो देखो ये मेरे पास क्या जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है। फिर दूसरी बात देखो, ये तो होता है मेरे 0 π/2 पाई 3π/2, समझ में आया? गौर से देखना है। देखो तो π/2 पर इनफाइनाइट होता है, तो 3π/2 पर भी तो इनफाइनाइट होगा। तो देखो ब्लू वाला देखो, तो देखो π/2 पर ना, देखो ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना। फिर ब्लू वाला देखो, यहाँ 3π/2 है ना, ये देखो ये जो 3π/2 है ना, आगे जाके बहुत ऊपर जा रहा है, यानी इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर घूम के आएगा यहाँ, फिर 5π/2 होगा, तो आप देखो ये क्या 5π/2। तो देखो ये जो ब्लू वाला है यानी इवन फंक्शन है, आगे जाकर कहीं ये मीट करेगा इनफाइनाइट पे। समझ में आया? रेड वाला मेरे पास क्या है, ओड वाला उल्टा होता है ना, समझ में आया? 10 का उल्टा ओड होता है ना, वो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो ध्यान से देखो 90 डिग्री पर, वो तो जब वो जहाँ इनफाइनाइट होगा 10, कोट वहाँ क्या होगा 0 होगा। तो देखो कोट की वैल्यू जो है 0 π/2 पे है, और पाई पर देखो क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आ गई बात? तो ये है, ये मेरे पास क्या है, सर्कल। अब देखो ये मैंने सर्कल की वैल्यू ड्रॉ की है, ठीक है, ये सर्कल है। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास क्या देगा, सर्कल की रेडियस देगा। ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना। समझ में? यहाँ पर जीटा है, ईटा है, यहाँ पर क्या है, जाई है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये कट करेंगे, अब गौर से देखना है, ध्यान से देखो। मेरे पास देखो, हमारे पास क्या मिला है सिंपली, तो इवन फंक्शन की यदि मैं बात करूं, सर्कल इवन फंक्शन पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो यही मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी की मिलेगी, इवन वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? क्या मिलेगा, इवन। तो लोएस्ट एनर्जी क्या मिल रही है, इवन मिल रही है। समझ में आया? अब दूसरे सर्कल पर जाओ, यदि सर्कल आर का वैल्यू कुछ और हो जाए, है ना, रेडियस ये आ रही, देखो रेडियस होगी ना कुछ ना कुछ, तो रेडियस मान लो ये हो गई, ठीक है। तो देखो उस पर यदि आप ध्यान से देखो, आपके पास एक तो यहाँ कट कर रहा है, तो ये ब्लू वाला इवन वाला है ना, तो इवन सॉल्यूशन देगा। ये क्या देगा, ओड वाला, ठीक है ना। तो दिस विल गिव एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू इवन सॉल्यूशन, दिस विल गिव एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू ओड। यदि आर की वैल्यू और ज्यादा हो तो सर्कल ऐसे बनेगा। समझ में आया? तो लोएस्ट एनर्जी क्या होगी, ऐसे चलेंगे ना। तो देखो लोअर, देखो ईटा क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, स्मॉल के L/2 है ना, और ये एनर्जी के इक्विवेलेंट तो होता है 2me/h कट। समझ में आया? तो जितना वैल्यू एनर्जी का होगा उतना वैल्यू इसका होगा, एनर्जी कम तो इसकी वैल्यू भी कम। तो यहाँ पे मैंने जीटा ही तो, वो जाई तो ड्रॉ किया है, तो देखो ये ही तो कम होगा, इसके लिए जाई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये ग्राउंड एनर्जी है ना, और ये क्या है, एक्साइटेड एनर्जी। जब आर की वैल्यू ये होगी, ये ग्राउंड एनर्जी, वो एक्साइटेड एनर्जी, फिर उससे एक्साइटेड एनर्जी ये। इसी तरीके से ये है। देखो जब जीटा लगभग 7 के अराउंड है, ठीक है ना, तो ये ग्राउंड एनर्जी हमारे पास ये होगी, एक्साइटेड एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा एक्साइटेड ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर डिसाइड करेगा हमारे पास एनर्जी की, ठीक है ना। हमेशा यदि आप एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो, हमेशा ही जो ग्राउंड एनर्जी है वो क्या है, इवन है। समझ में आया? ग्राउंड एनर्जी क्या है, इवन। तो कैसे चल रहा है, इवन ओड, इवन ओड, इवन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या कंक्लूजन हमने बताया, देखो जैसे वही मैंने बताया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो जाई की वैल्यू देगा, है ना। इस जाई को हम एनर्जी में रखेंगे, तो सिंपली हम h का t स्क्वायर, जाई स्क्वायर एन 2m, तो हम यहाँ जाई की वैल्यू जो आएगी उसको उठा के यहाँ रख देंगे फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर, है ना। मैंने जैसे बताया हर आर के लिए हमारे पास जाई अलग अलग आएगा, ठीक है। दूसरा जो ब्लू डॉट्स हैं, है ना, वो क्या शो करेंगे, इवन पैरिटी सॉल्यूशंस। मैंने जैसे बताया ब्लू डॉट्स इवन पैरिटी सॉल्यूशंस और रेड डॉट ओड पैरिटी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो रेड डॉट्स क्या शो करेंगे, ओड पैरिटी सॉल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, देखो इन द रेंज, जब आर की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में हो, ठीक है। समझ में आया? तो देखो मैंने ना आर का भी वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं, या और लगा के ना। देखो 0 और π/2 कहने का मतलब देखो क्या है, ये 0 होगा, π/2 होगा, तो ये आया, तो एक ही जगह कट कर रहा है। तो जब हमारे पास, आप ध्यान से देखना, तो ओड पैरिटी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ब्लू है ना, ब्लू है तो एक ही जगह कट कर रहा है, तो इवन होगा। तो हमारे पास एक ही सबसे पहले इवन ही होता है ना, तो हमारे पास 1 एनर्जी स्टेट आएगी। यदि π/2 और पाई के बीच में हो, गौर से देखो जब मेरे पास आर की वैल्यू ये था, तो मेरे पास एक इवन स्टेट आई। जब आर की वैल्यू, ध्यान से यदि आप देखो क्या है,
π/2 और पाई, है ना। देखो पाई से कम है ना, ये पाई से क्या है, कम है, यानी जब r की वैल्यू π/2 से ज़्यादा है ना और पाई से कम हो तो देखो दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो पहला तो इवन और दूसरा ओड, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो यदि हमारे पास वैल्यू पाई से ज़्यादा हो और 3π/2 से कम, देखो ये पाई होगा ना, इससे ज़्यादा कहाँ है, यही तो है, और 3π/2 से कम है, यानी पाई से ज़्यादा और 3π/2 से कम। तो देखो तीन जगह कट कर रहा है, 1 2 3, समझ में आई बात, ठीक है। तो पहला इवन होगा, फिर ओड होगा, फिर इवन होगा, कोई डाउट है। इसी तरीके से आप देख सकते हो यदि 3π/2 से तो ज़्यादा ये है ना और 2π से कम, ठीक है, तो यानी 3π/2 से तो ज़्यादा और हमारे पास 2π से कम, तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो कितने कट कर रहा है, इवन ओड 4 जगह कट कर रहा है, यानी इवन ओड इवन ओड, ठीक है। तब मैं इसको जनरलाइज यदि करूं, आप ध्यान से यदि देखो तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ना 2π/2 लिख दूं, है ना, 2 से 2 कटेगा तभी तो पाई आएगा, है ना, समझ में आई बात। अब देखो ये 3π/2 है, यहाँ इसको मैं 4/2 यदि लिख दूं तो ये तभी तो 2π आएगा। कहने का मतलब ये है, देखो यदि यहाँ 1 है तो एक एनर्जी स्टेट यानी एक ही सॉल्यूशन, यहाँ यदि 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। तो उसको यदि मैं जनरलाइज करूँ, है ना, तो यदि r का वैल्यू n π/2 है ना, या n-1 π/2, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, समझ में आई बात। इसको आप यहाँ पर 2/2 लिख सकते हो, 2 से 2 कट जगह पाई मिलेगा, है ना, π/2 की फॉर्म में आ गया ये वाला भी, ये ठीक है। तो यानी देखो यहाँ n से यहाँ कम है, देखो यहाँ 1 था तो यहाँ 0, यहाँ 2 था तो 1, यहाँ 3 था तो यहाँ 2, यहाँ 4 था तो 3, तो मैंने जनरलाइज कर दिया। यदि r का वैल्यू इस फॉर्म में रहेगा तो n स्टेट्स होंगी, क्या होंगी, n स्टेट्स होंगी, ये समझ में आई बात, ठीक है। तो वही हमने डिस्कस किया है, ये केस भी मैंने आपको बता दिया है। तो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स r पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना भाई, जितनी r की वैल्यू होगी उसी हिसाब से होगा, और r की वैल्यू जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स उतनी ज़्यादा, ठीक है। और एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, है ना। अब वो किस पर, डेप्थ पैरामीटर या जिसको हम स्ट्रेंथ पैरामीटर भी बोलते हैं r को, इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल N है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स n के इक्वल कैसे होंगे। कोई भी वैल्यू यदि r की होगी तो जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी हमेशा पैरिटी होगी और नेक्स्ट ओड होगी और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यदि हम बात करें लिमिटिंग केस की, तो लिमिटिंग केस कहने का मतलब है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। तो यदि वी नोड मेरे पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वी नोड इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है, देखो मेरे पास ये क्या होता है, कैपिटल L/2 2m वी नोड माइनस के ई अपॉन में h कट L/2। देखो तो पोटेंशियल इनफाइनाइट कहने का मतलब है जैसे ही ये इनफाइनाइट हुआ तो हम कह सकते हैं ना क्या, n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, या हम कह सकते हैं कैपिटल K टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, तभी तो भाई n की वैल्यू इनफाइनाइट हुई हो, K इनफाइनाइट हुआ, तभी तो ये ऐसा है केस। तो जो रूट्स होंगे इक्वेशंस के, यानी इनका जो सोल्यूशन होगा दोनों का, वो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने अभी बताया पोटेंशियल इनफाइनाइट हुआ तो n टेंड्स टू n बोल रहा हूँ बार बार, ये क्या है, जाई है हमारे, ईटा है, ठीक है ना। इसको ऐसे ध्यान रखो, ये ईटा इसको पकड़ के खींचा, ठीक है ना, आप अपना मतलब कुछ भी रेफरेंस बना सकते हैं। तो ये जब इनफाइनाइट होगा, ये जब हमारे पास टर्म इनफाइनाइट होगी तो क्या होगा, देखो ये इनफाइनाइट कब होगा हमारे पास, ट्रांसडेंशियल इक्वेशन ये तो है ना। तो ये जब इनफाइनाइट हुआ इसका मतलब इसका tan का वैल्यू π/2 की फॉर्म है, यानी समझ में आया। तो यानी π/2 होगा या 3π/2 होगा या 5π/2 होगा, समझ में आया, ठीक है। कोट के टर्म में देखो यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा। यदि पाई मेरे पास हो, है ना, 2π हो, तो तब मेरे पास इनफाइनाइट होगा। तो मैंने जनरल लिख दिया है। तो ईटा क्या होना चाहिए, वो जाई मेरे पास क्या आएगा, जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या होगा यदि मेरे पास जो है ईटा इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। देखो ये वैल्यू है कि आप वैल्यू देखो 1 रखोगे तो कितना आएगा, π/2। तो 10π क्या होता है, π/2 इनफाइनाइट होता है, यानी ठीक है ना, जीटा के वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। जब 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा पाई, तो ये तो 10π तो 0 होता है, लेकिन ये वाला केस नहीं, अब कोट वाला केस आ जाएगा, समझ में आया। कोट पाई क्या होता है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट होता है, माइनस है ऑलरेडी है ये, तो फिर वही एन इनफाइनाइट हो गया। तो ये जनरल केस आ गया, ठीक है। तो जाई हो गया, स्मॉल k L/2 होता है, k का वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा, L/2 सिंपली रखा, ठीक है ना। हाउ दिस गिव्स एनर्जी वो हम यहाँ देख सकते हैं लिमिटिंग केस में। अब गौर से देखो, अब उसके बाद क्या करना है,
इसका वैल्यू कितना है। अब देखो इसका वैल्यू ये आ गया हमारे पास, इसको उठा के जब यहाँ मैं रखूंगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो देखो 2m एल स्क्वायर एच का टी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4, और इसका जब स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास सिंपली एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो यही तो एनर्जी हमारे पास इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की होती है। समझ में आया, किसकी होती है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की। तो लिमिटिंग केस में हमने देखा जो हमारे पास फाइनाइट था वो इनफाइनाइट रिजल्ट भी दे रहा है। समझ में, इसी को तुम बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं पार्टिकल इन अ क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। देखो ये मैंने ऑलरेडी वैसे आपको स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर सकता हूँ। तो क्लासिकली अलाउड रीजन कब होता है, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मेरे पास ये आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो है क्लासिकल फिजिक्स से कहता है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्लासिकली ये टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये पॉजिटिव होगी, तो यानी क्लासिकली अलाउड रीजन होगा। तो जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने पढ़ा है अभी, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, उसमें बाउंड स्टेट्स में हमने 3 रीजन देखे, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। ठीक है, तो बाउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाउंड स्टेट में देखो पहले रीजन में क्या है, ध्यान से देखो। तो बाउंड स्टेट में जनरली होता क्या है, बाउंड स्टेट में वी नोड जो है ज्यादा है इससे, है ना। तो जब ये ज्यादा है, तो ये जब टर्म ज्यादा है तो लेस देन 0 आएगा, तो यानी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो क्लासिकली फॉरबिडन। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्लासिकली, तो क्लासिकली फॉरबिडन। समझ में आई बात। रीजन सेकंड की यदि बात करें तो वहां तो वी नोड क्या है, 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गई वहां पे। समझ में, ई बचा तो ये जब 0 होगी ये बचा तो पॉजिटिव होगा, तो क्लासिकली अलाउड रीजन है। थर्ड रीजन जो है वहां पे भी नेगेटिव आएगा, तो क्या हो गया, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है पार्टिकल शुड नॉट बी फाउंड इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि फर्स्ट और थर्ड रीजन में पार्टिकल नहीं मिलेगा। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है मिलेगा, क्योंकि इट एक्सपोनेंशियली फॉल्स टू 0 या इट एक्सपोनेंशियली डिकेज टू 0। समझ में आया। ठीक है, तो देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रीजन एज वेल। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आप देख सकते हो ये मेरे पास। ठीक है, अब गौर से देखो, ये मेरे पास क्या वेव फंक्शन है ना, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये मेरे पास वेव फंक्शन है। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 स्टेट है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये 1 स्टेट है, ये 2 है, ये 3 है, ये मेरे पास क्या है 4 है। अब देखो ये फाइनाइट है ना, ये वी नोड है, देखो यहाँ पे हाइट, यहाँ पर भी क्या है, वी नोड है। गौर से देखो ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। देखो पार्टिकल जो है ना उससे बाहर निकल के जा रहा है, रीजन से बाहर है, तो वेव फंक्शन जो है रीजन से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। समझ में आया। अब प्रोबेबिलिटी देखो क्या आई है, 5 स्क्वायर जब करेंगे तो देखो प्रोबेबिलिटी आप ध्यान से देखो बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनका वैल्यू बढ़ रहा है रीजन बढ़ रहा है, ये है ना। समझ में आया। तो देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द रीजन। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप थोड़ा सा लेंदी लेक्चर है, तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।